Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Ambitious Robotics and IT Solution. In this series of lecture, we will discuss about the CSS. हमने CSS के मुतालिक मुकम्मल डिटेल से पढ़ना है. Before starting the lecture, I would like to introduce myself. My name is Naila Ata Bhatti. मैं वेब डेवलपर वेब डिज़ाइनर रही हूँ. NSP में सिस्को सर्टिफाइड C++ प्रोग्रामर हूँ. इस टाइम करंटली सीनियर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ एट साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी हूँ. लेक्चरर रही हूँ. 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग में और कोऑर्डिनेटर ऑफ मुल्तान एट पायसा पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएशन. सो मेरा और आपका ताल्लुक इस सीरीज़ में रहेगा CSS के लिए. हम स्टार्ट से लेंगे, CSS पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझाऊं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाएं. अच्छा, आप लोगों से मुझे एक ताउन की रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स कर देना है कि मैम ये प्रॉब्लम है. जो भी डिस्कशन हो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं इसके अंदर. तो इसके अलावा फेसबुक पे आप एम्बिशियस रोबोटिक एंड IT सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है एम्बिशियस रोबोटिक्स की. और इसके अलावा मुझे कांटेक्ट करना चाहें नाइला आता भट्टी के नाम से फेसबुक पे अवेलेबल हूँ. और स्टार्ट करते हैं हम लोग. अच्छा जी, स्टार्ट में सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि इस कोर्स के लिए हमारे पास प्री रिक्विजिट क्या होने चाहिए एंड व्हाट आई नीड. प्री रिक्विजिट का मतलब ये क्या है? जैसे मिसाल ले लें कि आपने यहाँ से ईरान जाना है और ईरान जाने के लिए आपके पास क्या लवाजमात ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. आप लोगों के माइंड में आएगा वीज़ा और पासपोर्ट. वो क्या है? प्री रिक्विजिट. सिमिलरली जब आप CSS पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? आपका पीछे बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? IT से तो होगा, लेकिन IT की किस कोर्स को आपको पढ़ना होना चाहिए वो है HTML. आपने पहले HTML अच्छी तरह से पढ़नी है. अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, आप पहले वो पढ़ें, उसके बाद ही CSS के कोर्स की तरफ आए. अच्छा, अब व्हाट आई नीड फॉर CSS, कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से टूल हमें चाहिए इसे पढ़ने के लिए. इसके लिए आपको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया नोटपैड यूज़ करना चाहिए. सम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जनाब बहुत बोर हो जाते हैं क्योंकि ये इंटेलिजेंस नहीं है. इंटेलिजेंस नोटपैड प्लस प्लस सबलाइन इन दोनों में आता है. उसमें फ़र्क क्या होता है? जब हम कोडिंग करेंगे आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा. आपको पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता, जस्ट आप पहला लेटर टाइप करते हो, उसके रेलेवेंट जो भी कीवर्ड है, जो भी करैक्टर्स है, वो आपको शो ऑफ करा देता है. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि मैडम हमें HTML पहले क्यों पढ़नी चाहिए. ये देखें, अगर आप HTML पढ़ेंगे, HTML में ये सामने एक टेबल मैंने बनाया हुआ है. सिंपल सा टेबल है, कोई इस नहीं है, वो TR यूज़ करके TD यूज़ करके ये बनाया हुआ है. लेकिन इसमें कोई खूबसूरती नहीं है, कोई रंग, कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है. अगर आप इसके अंदर रंग और उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CSS यूज़ करनी पड़ेगी. ये मैंने अभी एक CSS का मैंने ये बनाया हुआ है एग्जांपल के तौर पे. ये देखें, ये कलरफुल सा है. यूज़र प्रोफाइल पाकिस्तान इज़ माय कंट्री. ये देखें, इस तरह का अट्रैक्टिव पेज आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो यू हैव टू लर्न अबाउट CSS. ओके हो गया? चलें जी, आगे चलते हैं. अच्छा, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट से पहले हम ये देखते हैं कि स्टाइल क्या है. हर बंदे का अपना अपना एक स्टाइल होता है. किसी के पढ़ाने का स्टाइल, किसी के चलने का स्टाइल. तो स्टाइल का लगवी मायने क्या है? वो एक रूल है जो फॉर्मेट बताएगा किसी भी पार्ट के मुतालिक. सिमिलरली CSS में अगर हम स्टाइल की बात करें, एक रूल है जो डिस्क्राइब करेगा फॉर्मेट को अबाउट द पार्ट ऑफ HTML कि उसका रूल क्या होने चाहिए, उस पार्ट का कलर क्या हो, उसके ऊपर क्या उस पार्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हों, उसका फॉन्ट स्टाइल क्या हो, etc. अब बात करें स्टाइल शीट की
इज अ सेट ऑफ स्टाइल्स या सेट ऑफ स्टाइल रूल्स। स्टाइल शीट, स्टाइल तो एक ही है ना, एक रूल है, लेकिन स्टाइल शीट की बात करें तो तमाम स्टाइल्स को कलेक्टिवली जब हम देखें तो वो क्या बन जाता है, आपका स्टाइल शीट बन जाता है। HTML मैंने अभी पीछे बताया कि HTML प्रोवाइड करेगा आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर, और जावा भी आप लोगों ने नाम सुना होगा कि आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, jQuery आने चाहिए। तो HTML आपको स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे अभी मैंने आपको टेबल का दिखाया था। दोबारा से हम देख लेते हैं इस चीज़ को कि अगर आप टेबल ऐसे सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो आपको HTML पढ़ लेंगे। बिहेवियर क्या होता है कि उसमें एनिमेशन हो, जैसे स्लाइडर्स आप लोग दिखते हो, उसके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। लेकिन व्हाट अबाउट द केस केयरिंग स्टाइल शीट, CSS, ये प्रेजेंटेशन है HTML डॉक्यूमेंट की, उसके कलर रूल रेगुलेशन डालने के बाद इस CSS से आप एक ग्रेट लुकिंग वेब बना सकते हो। CSS कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि जिसमें रिडेंसी नहीं होता और फास्ट होता है और ये सिंपल होता है। CSS के अगर हम रूट्स की बात करें, कब से स्टार्ट हुआ, 1980s के अंदर HTML से स्टार्ट हुआ, इसके रूट्स है। अच्छा जी, उसके बाद फर्दर ऑन वर्ल्ड वाइड वेब में इसका हुआ 1996 लेवल 1 हुआ, फिर लेवल 2 में आया 1998 मई के अंदर। और चले मज़े की बात है कि अभी मई का महीने ही चल रहा है जब रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है। चलें जी, CSS3 जो है वो मॉड्यूलर के ऊपर आ गया। मॉड्यूलर मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है जो एक स्टेटस को दूसरे स्टेटस से डिफर करता है, फर्क करता है। आगे हम आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। CSS3 में मोर देन 50 मॉड्यूल्स को हमने पब्लिश कर चुके हैं। अच्छा, अब मॉड्यूल्स की बात हमने की। मॉड्यूल एक पार्टिकुलर हिस्सा है, एक पार्ट है। और अब तक कितने मॉड्यूल्स हैं? 4 रिकमेंड करते हैं। मीडिया क्यूरीज आ जाती हैं, नेम स्पेस, सेलेक्टर्स और कलर्स की बात कर लेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीडिया क्यूरी क्या होती है। अच्छा, मीडिया क्यूरीज जो होती है ना, वो डील करती हैं स्क्रीन की रेजोल्यूशन से और उसकी ओरिएंटेशन से। आपने लफ्ज़ ओरिएंटेशन और स्क्रीन रेजोल्यूशन मैंने ये हाईलाइट कर दी, इधर आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। नीचे लिख दिया स्मार्टफोन और टैबलेट्स वगैरह ETC। स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है ये तो आप लोगों को पता होगा, और ओरिएंटेशन भी आपको पता है कि ये पोर्ट्रेट होता है या लैंडस्केप होती है। आप लोग वेबसाइट पढ़ रहे होते हैं, आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव तब होगी जो कि हर डिवाइस पे एक जैसी हो, ठीक है। अगर उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन अप डाउन कर रहे हैं, लाइक ये, अब मैं इसको साइज में कम कर देती हूँ, इसकी रेजोल्यूशन मैं कम करूं और बढ़ाऊं, और इसकी लुक जो है वो एक जैसी रहे, रिस्पॉन्स, ठीक है। और आपको पता है कि इसका फॉर्मेट एक ही जैसा रहे, वो तब्दील ना हो, तो तब तो वो रिस्पॉन्सिव है। ये नहीं कि आप उसको चला रहे हो डेस्कटॉप पे तो उसका लुक और हो, और अगर आप मोबाइल पे चला रहे हो और हो, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती। तो वेबसाइट को मोर रिस्पॉन्सिव आपने बनाना है कि वो आपकी डेस्कटॉप पे वैसे चले और आपकी मोबाइल पे, टैबलेट पे, ETC जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसकी रेजोल्यूशन, उसकी ओरिएंटेशन सेम रहे। उसके लिए आप मीडिया क्यूरीज यूज़ करते हो, वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती है। वरना अगर आपकी रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम हो कि डेस्कटॉप के हिसाब से आपने उसकी CSS सेट की हुई है, उसमें मीडिया क्यूरीज यूज़ नहीं की हुई, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। आपका क्लाइंट जो है वो आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। ये क्या, यहाँ पे इसका फैलाव है, फैलाव ज़्यादा है, यहाँ पे फैलाव कम है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आगे आते हैं नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस मल्टीपल यूज़, सेम एलिमेंट्स को आप बार बार यूज़ कर रहे हो। जैसे आप P का टैग यूज़ करते हो HTML के अंदर पैराग्राफ के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग एक जगह आपने कर दी, अगली जगह आप उसको मज़ीद फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए नेम स्पेसेस होते हैं, जिसके लिए आप कलर ID असाइन कर देते हो। एक P के अंदर ये ID है, दूसरे P की ये ID है, आप उसी सेम एट्रीब्यूट के अंदर आप फ़र्क महसूस कर सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकली आगे देखेंगे, लेकिन आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। सेलेक्टर्स क्या होते हैं?
ये यूज़ होते हैं एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए HTML के अंदर, और सेलेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं फर्दर, जैसे H1 सेलेक्टर है, P सेलेक्टर है आपका, क्योंकि वो पैराग्राफ के लिए होता है, बटन है, इनपुट टाइप है, ये क्या है आपके सेलेक्टर्स हैं और उनकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जैसे बॉडी एक सेलेक्टर है, इसी तरह H1 आपका एक सेलेक्टर है। H1 के आगे उसकी प्रॉपर्टीज़, लाइक आपने वहाँ पे CSS अप्लाई कर दिया, उसका कलर रेड, ग्रीन, वाइट, वट वो उसी क्या है प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो ये भी आपकी मोड के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट वन वी हैव कलर। कलर स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, कलर बताएगा कि उसकी कलर क्या हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, दाएं बाएं आर पार वो नज़र आ रहा हो। तो ये आपका कलर फोर्थ है और लास्ट वन है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर हमसे पूछें, नीचे कमेंट्स करें, हमारे पेज को लाइक करें, हमारे पेज पे आके सवाल करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।